हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते किसे। तो अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी व्यापारी द्वारा उसके कैश बुक यानी कि जो रोकड़ बही है और बैंक का जो पासबुक है उसके शेष को मिलाने के लिए जो भी विवरण तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब अगर हम इससे, ये तो सरल शब्दों में इसकी परिभाषा या अर्थ हो गया। अब अगर हम इसे आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप एक क्या है, व्यापारी हैं, ठीक है, और आपका जो है बैंक में क्या है, एक खाता खुला हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि आप व्यापारी हैं तो आपके पास कैश बुक होगा, ठीक है, मोस्टली होता ही है। तो मान लीजिए आपके पास कैश बुक है और बैंक में आपका खाता है तो जाहिर सी बात है बैंक की ओर से आपको पासबुक भी मिला होगा, ठीक है। अब जब आपके पास कैश बुक है और पासबुक है, आपने मान लीजिए 3 कॉलम जो कैश बुक होता है वो रखा है, जिसमें कि एक कॉलम आपका कैश का रहता है, एक कॉलम बैंक का रहता है और जो एक कॉलम रहता है वो डिस्काउंट का। तो उससे हमें यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ बैंक के कॉलम से मतलब है। तो आपने मान लीजिए 3 कॉलम कैश बुक अपने यहाँ रखा है, तो बैंक से संबंधित जो भी आपके लेन देन होते हैं वो आप अपने 3 कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं, दिखाते हैं, और बैंक जो है वो पासबुक में क्या करता है, चढ़ाता है। अब क्या हुआ कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि व्यापारी जो होते हैं उनके बहुत सारे लेन देन होते हैं दिन प्रतिदिन। तो व्यापारी ने क्या किया, बैंक को कुछ राइट्स दे दिए कि आपको हमारा कुछ पेमेंट है, जो मतलब मान लीजिए कहीं पे आपने लोन लिया उसका पेमेंट हर महीने भुगतान करना है, या फिर किसी को ब्याज देना है, या फिर बिल का पैसा चुकाना है। ये सारे राइट्स आपने अपने बैंक को दे दिए हैं कि आप इस डेट पे ये पेमेंट कर दीजिएगा। और कहीं से पेमेंट आता है तो बैंक, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं से पेमेंट आपके खाते में आता है तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो जो जिस चीज़ की जानकारी आपको है कि हाँ इस दिन हमारे बैंक से ये चीज़ें ये राशि कटी है, तो उसकी एंट्री तो आप कर लेंगे। और बाई चांस मान लीजिए कि आपको लगा कि इस दिन इतना पैसा हमारे कैश बुक यानी कि बैंक से क्या हुआ होगा, कट गया होगा, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा कटा नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने कैश बुक में उतनी राशि से अपने बैंक में दिखा देंगे कि इतना पैसा हमारा बैंक से जा चुका है, लेकिन पासबुक में तो वो राशि नहीं दिखाई गई होगी क्योंकि अभी तक बैंक से वो कटा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आया है, बैंक ने तो उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपको उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो आपने अपने कैश बुक में उसको नहीं दिखाया। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन आता है कि जिसमें क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों का जो बैलेंस होता है, जो भी बाकी होती है वो मैच नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ लेन देन का लेखा आपने कर तो लिया है लेकिन वो एक्चुअल में हुआ नहीं है, या फिर कुछ लेन देन का लेखा बैंक में हो चुका है, सॉरी कुछ लेन देन जो है वो बैंक में हो चुके, लेकिन उसका लेखा भी आपने नहीं किया है, आपको जानकारी नहीं होने के कारण। तो इसी वजह से क्या होता है कि बैंक का जो पासबुक है और जो आपका कैश बुक है, इन दोनों का जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर पाता है। तो क्योंकि अब कैश बुक में बैंक कॉलम है और बैंक में तो पासबुक है, तो इन दोनों का जो बैलेंस है वो तो मैच करना ही चाहिए, सेम बैलेंस आना चाहिए। लेकिन कुछ कारणों से क्या होता है कि मैच नहीं करता है, तो व्यापारी क्या करता है, किसी एक डेट पे वो एक डेट फिक्स कर लेता है, उस डेट पे क्या करता है, अपना कैश बुक और पासबुक दोनों को क्या करता है, लेकर बैठता है, और फिर उन सभी चीज़ों को जिन वजह से कैश बुक पासबुक नहीं मिला उनको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखता है। तो उसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बैंक समाधान विवरण। अब आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से मेन कारण हैं जिनकी वजह से ये बैंक समाधान विवरण बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए मेनली 2 वजह होती हैं, 2 कारण होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो पासबुक है और कैश बुक है वो दोनों नहीं मिलता है और हमें बीआरएस यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का निर्माण करना पड़ता है। तो सबसे पहला है कि ऐसे सौदे जिनका लेखा रोकड़ बही में कर दिया गया है लेकिन पासबुक में बीआरएस बनाने के दिनांक तक नहीं किया गया। यानी कि देखिए जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो बीआरएस है वो हमारे किसी एक फिक्स डेट पर ही व्यापारी बनाता है। तो अगर उस डेट तक जो भी सौदे थे या जो भी प्रविष्टियाँ थी उनका लेखा रोकड़ बही में तो हो गया, लेकिन उस डेट तक उसका लेखा पासबुक में अगर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा कैश बुक और पासबुक नहीं मिलेगा, तो हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा। और जस्ट इसका अपोजिट कि लेखा पासबुक में तो हो गया है लेकिन उसी डेट तक कैश बुक में अगर लिखा नहीं हुआ है तो भी हमें क्या करना होगा, बीआरएस बनाना पड़ेगा। तो ये 2 मेन वजह हैं जिनकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक नहीं मिलता है। आइए अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी मदें हो सकती हैं जिनका लेखा रोकड़ बही में तो व्यापारी ने कर दिया होगा लेकिन वो पासबुक में नहीं दिखाई गई होंगी। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। देखिए हम यहाँ पे आपको इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो आप लोग एंट्री करेंगे वो इंग्लिश में ही हमें करनी होगी, तो हम आपको इसका मतलब समझा दे रहे हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप व्यापारी हैं, आपने क्या किया, किसी को चेक दिया कि आप जाकर के हमारे बैंक से इतना पैसा आप निकाल सकते हैं, तो आपने किसी को चेक दिया। तो जब आपने चेक दिया तो आपने अपने कैश बुक में ये एंट्री कर ली कि हमने चेक दिया है, तो आपने अपने बैंक कॉलम में उतना अमाउंट दिखा दिया चेक देने का, लेकिन अभी तक वो आदमी जो है वो आपके चेक को लेकर आपके बैंक में नहीं गया है, तो बैंक में से अभी तक उतनी राशि तो घटी नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि आपका जो बैंक है वो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा बैंक में के पासबुक में, जबकि आपके कैश बुक में बैंक का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन में हमारा रोकड़ बही में तो लिखा हुआ है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। दूसरा जो है हमारा वो है
चेक बिल्स इट रिसीट मतलब एटसेट्रा सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं से भी चेक मिला है या फिर कोई बिल मिला है और आपने उसको अपने बैंक में भेज दिया कि इतना अमाउंट जो है वो आप हमारे बैंक में क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो आपने जब उस चेक को अपने बैंक में भेज दिया तो आपने अपने कैश बुक में उतने अमाउंट से अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया होगा कि इतना अमाउंट हमें क्या हुआ है, मिला है। लेकिन अब बैंक में जब वो गया तो किसी भी वजह से बैंक ने क्या किया, उस अमाउंट को आपके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र किया, या फिर मान लीजिए चेक आपका डिसकैंसिल हो सकता है, बिल आपका डिसऑनर हो सकता है, किसी भी वजह से वो अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके कैश बुक में तो आपका बैंक कॉलम जो होगा वो ज़्यादा उसमें अमाउंट दिख रहा होगा, जबकि आपके पासबुक में क्या होगा कि उसमें कम अमाउंट दिखेगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा कैश बुक और पासबुक नहीं मैच करेगा। ये जो मेन कंडीशंस हैं जिनका लेखा हम अक्सर क्या होता है कैश बुक में तो हो जाता है लेकिन पासबुक में नहीं हो पाता। अब आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिनका लेखा पासबुक में हो गया होता है लेकिन कैश बुक में नहीं। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि जब भी हम क्या करते हैं अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पैसे पे बैंक क्या है टाइम पर उस पर क्या होता है अपना ब्याज उसमें जमा करते रहता है, मंथली या ईयरली जैसा भी बैंक की पॉलिसी हो। तो उस जो भी जमा है हमारा पैसा उस पर बैंक क्या करता है हमें कुछ ना कुछ ब्याज जरूर देता है। तो बैंक कब ब्याज दे रहा है, कितना ब्याज दे रहा है, तो उसकी जानकारी बैंक होगी, तो बैंक ने तो पासबुक में हमारे दिखा दिया होगा, लेकिन हमें तो ये नहीं पता चल रहा है। तो हमें तो ये बाद में पता चलेगा, तब हम उसे अपने अकाउंट अपने कैश बुक में दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे पासबुक में जो अमाउंट है वो ज़्यादा शो करेगा जबकि हमारे कैश बुक में अमाउंट कम शो करेगा। तो इस कंडीशन से भी हमारा बीआरएस हमें बनाना पड़ेगा। सेकंड है कमीशन इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज बाई बैंक। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने क्या क्या होता है, हमने बैंक से बहुत सारी अगर सेवाएं ली हुई हैं तो उस सेवाओं के बदले में बैंक हमसे कभी कभी कुछ कमीशन चार्ज करता है। किसी किसी सेवा पे वो इंटरेस्ट लगाया होता है और किसी किसी सेवा पे उसने कुछ अलग से चार्जेस अपने लगाए हुए होते हैं। तो इन सभी को वो क्या करता है टाइम पर हमारे अकाउंट में जो भी हमारा पैसा जमा है उस अमाउंट में से क्या करता है डिडक्ट कर देता है, यानी कि काट लेता है अपने जो भी उसके इंटरेस्ट कमीशन या चार्जेस हैं उनको। तो उस हिसाब से हमारा जो पासबुक है उसमें बैलेंस क्या होगा, कम शो होगा क्योंकि बैंक ने कुछ पैसे काट लिए हैं, तो हमारे पासबुक में बैलेंस कम शो होगा। जबकि हमारे कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा शो होगा क्योंकि ये चीज़ हमें तुरंत पता नहीं चलती है, तो हमने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की होती है। तो इस कंडीशन में भी पासबुक में तो लिखा हो जाता है लेकिन रोकड़ बही में नहीं। अब थर्ड हमारा है कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड और डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम डेप्ट। जैसे मान लीजिए कि कहीं से भी जो आप हैं, मान लीजिए आपका अकाउंट बैंक में, तो आपके खाते में कहीं से भी ब्याज आकर के क्रेडिट हुआ है या फिर कहीं से आपको डिविडेंड यानी कि लाभांश मिला हुआ है या फिर कोई भी आपका रेडी है उसने आपके अकाउंट में उतने पैसे डाल दिए हैं। तो इस कंडीशन में इन तीनों ही कंडीशन में क्या होगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, आपका अकाउंट उतने से और क्रेडिट हो चुका है। तो पासबुक में तो एंट्री इस बात की हो गई होगी, लेकिन अब आपके कैश बुक में उसकी एंट्री इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि ये चीज़ आपको तुरंत पता नहीं है। तो कैश बुक जो आपका है वो कम शो करेगा जबकि पासबुक है जो आपका उसमें अमाउंट ज़्यादा शो करेगा। फोर्थ कंडीशन है हमारा डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। जैसे कि आपने अपने बैंक को बोला हुआ है कि इस डेट पे हमारी ये कुछ पेमेंट है, जैसे हमने एलआईसी वगैरह कराई होती है तो हम लोग बैंक को जाकर के एप्लीकेशन में लिख के देते हैं कि इस डेट पे हमारी इस एलआईसी का भुगतान आप हमारे अकाउंट से कर दीजिएगा। तो बैंक क्या करता है, ऐसे अगर हमने कुछ सेवाओं के लिए बोला हुआ है बैंक को, तो बैंक क्या करता है उस डेट पे उस भुगतान को वो कर देता है। लेकिन तो जब वो भुगतान करता है तो उसकी एंट्री तो वो पासबुक में कर देता है, लेकिन हमें क्योंकि तुरंत याद है या नहीं है हमने उसकी एंट्री की है या नहीं की है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे पासबुक में तो उतना पैसा कम दिखाया जाता है लेकिन हमारा कैश बुक में उतना पैसे को कम करके हम तुरंत नहीं दिखाए होते, जिस वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा है डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो बिल ड्रावर के पास रहता है वो चाहे तो उसको क्या कर सकता है डिस्काउंट करा सकता है, भुना सकता है। तो अगर मान लीजिए ड्रावर ने बैंक से बिल भुना लिया है तो ड्रावर के पास तो पैसे चले गए, अब लेकिन जब दे तिथि आई तो उसका बिल क्या हुआ डिसऑनर हो गया। तो बैंक क्या करता है कि उस राशि को वो ड्रावर के ही अकाउंट से कैंसिल कर, क्योंकि बैंक को तो उसका पैसा चाहिए, बैंक तो इसमें कोई भी और कुछ ऑप्शन नहीं देगा, उसको तो उसका पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगा सीधे सीधे ड्रावर के अकाउंट से उतना पैसा काट लेगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ड्रावर के अकाउंट से तो उतने पैसे चले गए, इस बात का भनक तो ड्रावर को तुरंत तो नहीं होगी, तो बैंक का पासबुक क्या होगा हमारा कम शो करेगा जबकि हमारा कैश बुक ज़्यादा शो करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका लेखा पासबुक में तो हो जाता है लेकिन कैश बुक में नहीं, जिस वजह से हमें बीआरएस बनाना पड़ता है। आइए अब देखते हैं कि बैंक समाधान विवरण बनाने की विधि क्या है। तो विधि सिंपल सी है बैंक समाधान विवरण बनाने की। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फिक्स डेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है, एक डेट डिसाइड किया जाता है। फिर इस डेट पे हमारा क्या होता है बीआरएस का निर्माण किया जाता है। फिर उस डेट को क्या करता है जो व्यापारी है वो कैश बुक और पासबुक, ठीक है, इन दोनों को लेकर बैठता है, दोनों की प्रविष्टियों को मैच करता है। जिन चीज़ों की प्रविष्टियाँ मतलब जिन प्रविष्टियों का लेखा कैश बुक और पासबुक दोनों में होता है उन्हें वो छोड़ देता है, और जिन प्रविष्टियों का लेखा कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं, या फिर पासबुक में तो है कैश बुक में नहीं, उनको क्या करता है टिक लगाते चलता है, ठीक है, वो टिक लगाते चलता है। जब वो सारा चीज़ें उस डेट तक की जितनी भी प्रविष्टियाँ उनको चेक कर लेता है, सब पे टिक लगा लेता है जो चीज़ें सिर्फ एक ही बुक में है,
उसके बाद वो क्या करता है कि एक जो है एक बही लेता है या फिर एक स्टेटमेंट तैयार करता है जिसमें वो उन सभी चीज़ों को दिखाता है जो कि किसी एक बुक में ही लिखी गई हैं। तो उनको वो एक लाइन से दिखाता है और ये जो स्टेटमेंट वो दिखाता है बनाता है वो किसी एक बही की बाकी के आधार पर, जैसे कैश बुक का भी कुछ ना कुछ बाकी होगा और पासबुक का भी कुछ ना कुछ बैलेंस यानी कि बाकी होगा, तो किसी भी एक बही की बाकी के आधार पर, जैसे कि उस कैश बुक का बाकी मान लीजिए 10,000 उसके था, तो ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट अब तैयार करेगा वो कैश बुक की बाकी 10,000 के आधार पर वो बाकी आगे का स्टेटमेंट तैयार करेगा। अब इस स्टेटमेंट को तैयार कर किस बेसिस पे तैयार किया था, उसके नियम क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो जब वो स्टेटमेंट तैयार कर लेता है तो फिर उसको ये चीज़ पता चल जाता है कि उसका कैश बुक और पासबुक क्यों नहीं मैच कर रहा था। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो बाकी है हमारी वो 4 तरीके की हो सकती है, जैसे एक तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है, इसे हम आधार मान सकते हैं, या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, तो क्रेडिट बैलेंस को हम अधिविकर्ष के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि पासबुक के हम लोग क्रेडिट बैलेंस को ले सकते हैं या फिर पासबुक के डेबिट बैलेंस को। तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है इसे हम अधिविकर्ष के नाम से जानते हैं, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को अधिविकर्ष के नाम से जाना जाता है, जबकि पासबुक के डेबिट बैलेंस को। तो ये 4 विधियाँ हैं, यानी कि 4 बाकियाँ हैं हमारी। इन 4 बाकियों के आधार पर जो बैंक BRS बनाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा चेंज होता है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एक न्यूमेरिकल के साथ कि कौन सी बाकी के आधार पर कैसे BRS जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये हमारी 4 बाकियों के आधार पे हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें से सबसे जो सुविधाजनक होता है वो होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस के आधार पे BRS को तैयार करना। लास्ट में अगर हम बात करें BRS के फॉर्मेट की, तो इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा होता है। सबसे ऊपर हम तो लिखते हैं BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर वहाँ पे लिखा रहता है एज एट, क्योंकि निश्चित डेट पे बनाया जाता है, यहाँ पे डेट हम लोग मेंशन कर देते हैं। फिर हमारा एक सिंपल सा 2 कॉलम रहेगा, इन 2 कॉलम में हम रुपीज़ दिखाएंगे। ये रुपीज़ किस आधार पे दिखाए जाते हैं वो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें पर्टिकुलर्स यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं मदे लिखते हैं। ये हमारा सिंपल सा क्या रहता है BRS का फॉर्मेट है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।